सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यादव समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग और मुसलमान समुदाय के लोग अगर हमारे घर आ रहे हैं, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, चाय नाश्ता कराएंगे, उम्मीद मत करिएगा हमरा से काम का। इस सारा बात बोल रहे हैं यादव समाज, मुसलमान समुदाय और जो कुशवाहा समाज के लोग हैं। बड़ी इन पर भड़ास में है, सब लोग गुस्सा में है कि भाई ये बात कैसे बोल दी है। इन्हीं सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में राघवेंद्र सिंह कुशवाहा है, पप्पू यादव के बेहद करीबी रहे हैं। 2010 में ये लोजपा से, जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उस समय इनको टिकट दिए थे। लालू प्रसाद यादव के बड़ी सपोर्ट से टिकट मिला था, चुनाव भी लड़े थे और मार्जिन वोट से 2000 के मार्जिन से चुनाव हार गए थे सीतामढ़ी में कोई विधानसभा से। तो हम सीधे जानते हैं कि क्या कुशवाहा समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लिए जो बात बोला गया है, तो इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, सीधे जानते हैं। सबसे पहला बात हमारा ये है, सवाल ये है कि आखिर में कोई आदमी सांसद बन करके सदन में जा रहा है और वो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करेगा कि भाई आप हमारे घर आइएगा, हम आपका काम नहीं करेंगे। आप उसी विधानसभा से, उन्हीं के एरिया से आप चुनाव लड़े, अब आप उनके पास जाइएगा, आपको लग रहा है कि आपको जाना चाहिए? हम इस डिस्क्लेमर के साथ ये बात कहना चाहेंगे कि देवेश चंद्र ठाकुर से मैं बहुत बेहद करीब से जुड़ा रहा हूँ। ये बयान देने से पहले मैं एक बेहद निहायत शरीफ इंसान के रूप में मैं उनको जानता था। वे पढ़े लिखे काफी विद्वान व्यक्ति है। इस देश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज, फर्ग्यूसन लॉ कॉलेज के वो विद्यार्थी रहे हैं। और इस बयान से पहले मैं जहां तक देवेश ठाकुर को जानता था, वो सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को लेकर के चलने वाले लोग थे। ठीक है। न जाने क्यों, किस स्थिति में वो बयान दिए, और इस बार चुनाव में मेरे जैसे हजारों लोग उनको दल की सीमा को छोड़कर, जाति की सीमा को तोड़कर और गुण और दोष के आधार पर इनको वोट किया होगा। मैंने भी उनको वोट किया। वोट करने के बाद जब उनका बयान आया तो मैं आपा खो दिया। मुझको लगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है। सहसा मेरे कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये बात सही है। दोबारा रिपीट करके वीडियो देखे, दोबारा यस दोबारा वीडियो रिपीट करके, ये देवेश बाबू ही है क्या कि एडिटेड है? ऐसा मुझको लग रहा था, बहुत लोग को लगा। और बार बार दूसरे चैनल के पत्रकारों ने पूछा क्या आप अपने बयान पर कायम है? तब भी उन्होंने कहा कि हाँ मैं कायम हूं। मैंने झूठ क्या बोला? मैं गलत क्या बोल रहा हूं? मैं ऐसा करूंगा। तो मुझको लगा कि यह आदमी क्या बोल रहा है। मेरे सामने में एक और चेहरा आया, पप्पू यादव का चेहरा आया, जिस पप्पू यादव ने अपने लोकसभा के जीतने के बाद जो उनको दिल्ली में जो घर मिला था, बड़ा घर, वो पूरा घर सेवाश्रम में तब्दील कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के गरीब मजबूर लोग आते थे तो उनके यहाँ रहते थे, इलाज कराते थे, खाना खाते थे, और दिल्ली में जो कोई काम होता था वो करते थे। पूरे देश के लोग कोरोना में ये क्या किए, बाढ़ में क्या किए पटना में, और कहीं भी जुर्म ज्यादती होती है तो वहां सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति पप्पू यादव। और उनकी जमानत जब्त हो गई उनके मधेपुरा में, उनके क्षेत्र में, और फिर भी उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, किसी समाज को कुछ नहीं कहा। और ये व्यक्ति पहली बार निर्वाचित हुआ है, 4-4 बार, 5-5 बार का सांसद का दिल इतना बड़ा है और वो कभी किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। ये आदमी इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना सब कुछ था। मैं बड़ी द्वंद में आ गया, मैं काफी गंभीर हो गया कि इस पर क्या किया जाए। मेरे जैसा व्यक्ति जो कट्टर समर्थक था देवेश चंद्र ठाकुर का, मुझको लगा कि नहीं, इस पर कुछ बोलना चाहिए। अगर मेरे जैसा व्यक्ति भी चुप रहेगा तो लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, और मैं चुप रहूं। मेरे आदर्श भगत सिंह हैं, मेरे आदर्श बुद्ध हैं, मेरे आदर्श कबीर हैं, और मेरे आदर्श वर्तमान फिलोसोफर ओशो भी हैं, जो बेबाकी के साथ किसी चीज पर टिप्पणी करते हैं, उदाहरण के साथ टिप्पणी करते हैं। तो मैंने अपने पूरी परंपरा को बुद्ध, पेरियार, फूले, अंबेडकर, कबीर और ओशो तक की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैंने बोलना शुरू किया। और मैंने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम को भी मैंने पत्र लिख करके कहा है कि जो व्यक्ति 4 बार 5 बार विधान परिषद का सदस्य रहा हो, ये ओथ लेता हो कि राग द्वेष के बिना, भय और पक्षपात के बिना मैं काम करूंगा, और वो व्यक्ति जो शपथ भी दिलवाता हो एज सभापति के रूप में, विधान परिषद के सभापति के रूप में सदस्यों का शपथ दिलवाता हो, वो व्यक्ति अब किस मुंह से ये बात बोल रहा है
कि कुशवाहा, जादव, मुस्लिम का काम नहीं करेंगे। यहीं तक नहीं, उन्होंने तो सोढ़ी समाज के लोगों को, कलवार समाज के लोगों को, कई अति पिछड़ी जातियों को और कई लोगों के बारे में जो अमर्यादित, असंवैधानिक, अनैतिक टिप्पणी की है, सीमा लांघ करके। वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो मैंने अब उनको खुली चुनौती दी कल फेसबुक लाइव पर आकर के और कई चैनल के माध्यम से भी कि आपको ये बयान वापस लेना चाहिए। तो लगता है कि विभिन्न चैनलों पर ये चला, बहुत सारा ये छीछा-लेदर हुई उनकी, तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सीतामढ़ी में किए हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी ठसक देखिएगा, अभी भी लगता है कि रस्सी जल जाने के बाद ऐंठन जो नहीं जाती है, उसी तरह से ऐंठे हुए हैं वो। कहने के लिए वो तो कह रहे हैं कि मेरे बयानों को तोड़-मरोड़ करके पेश किया गया है, मेरे कहने का भावना वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। सीधा उनको एक लाइन में ये कहना चाहिए कि मेरे वक्तव्यों से जो समाज आहत हुआ है, उसके प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझसे किसी शब्द के बोलने में, भावावेश में कोई गलती हुई है, तो मुझको क्षमा करें। एक लाइन का तो उनको स्टेटमेंट देना था। लेकिन वो भाव भंगिमा क्या कह करके प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर क्या-क्या बोल गए। देखिए, आज भी मैं देवेश ठाकुर की इज्जत करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन लोकतंत्र में शब्दों की एक मर्यादा है, आपके आचरण की एक गरिमा है। इन सब चीज़ों को ताक पर रख कर के आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं, एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को देश के सबसे बड़े पंचायत में बैठने का मौका मिला हो, कोई वोट दे, ना दे अलग बात है। सबको लेकर के चलना है। कहा ही गया है, सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। इस भाव से सबको लेकर के चलने की बात है और वो व्यक्ति अभी से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अभी से राग और द्वेष पैदा कर रहे हैं, अभी से भय और पक्षपात पैदा कर रहे हैं, तो कैसे संविधान की रक्षा करेंगे? कैसे ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? इसीलिए मैंने महामहिम से अनुरोध किया है कि अपने प्रोटेम स्पीकर को वो निर्देश दें कि यह व्यक्ति जब तक सार्वजनिक तौर पर क्षमा नहीं मांग लेता है, तब तक ये संविधान में के अनुरूप अगर सदन में ये शपथ लेते हैं, तो ये झूठी शपथ लेंगे। संविधान का माखौल उड़ाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर करेंगे। इस देश की आज़ादी के संदर्भ में जितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी पर ये थूक फेंकेंगे। ऐसे व्यक्ति को बिना माफीनामा किए हुए शपथ नहीं दिलाना चाहिए। अगर ये शपथ दे लेते हैं किसी कारण से, तो मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता इनके घर का घेराव करेगा। जब ये दिल्ली में शपथ लेकर के आएंगे, तो इनके घर में हम इनको घुसने नहीं देंगे। अब तो बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ कुशवाहा की जाति है, देवेश चंद्र ठाकुर प्लीज यहाँ से ना गुजरे। यादव के गांव में भी बोर्ड लगा है, हम देखे सीतामढ़ी में बहुत लोग पोस्ट किए हैं कि ये यादवों का गांव है, प्लीज देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से ना गुजरिए। इनका क्षेत्र तो जब विधानसभा में जीतते थे, तो नेपाल की तराई से गंगा की गहराई तक इनका क्षेत्र होता था। ठीक है। सीतामढ़ी सुदूर जहाँ नेपाल सटता है, वहां से लेकर के शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, थोड़ा मोतिहारी में, और थोड़ा मोतिहारी नहीं, ये हाजीपुर में गंगा में मिल जाता है। तो गंगा की गहराई से लेकर के नेपाल की तराई की सीमा तक इनका क्षेत्र पड़ता था। इस सब जगह पर कौन लोग है ज्यादा? जिस समाज को ये गाली दे रहे हैं, उसी समाज के लोग। क्या ये मुट्ठी भर जो समाज कहा जाता है, कहना तो नहीं चाहिए, क्या ये मुट्ठी भर लोगों के वोट से सदन में पहुंचे हैं या इन्हीं लोगों के वोट से पहुंचे हैं? मेरा मानना है कि यादव समुदाय का जहां इनका घर है, उसके चारों तरफ यादव है, चारों तरफ कुशवाहा है, मुसलमान है, यही 3 समुदाय के लोग तो हैं। और वो लोग खुल करके इनको वोट किया है। इनके हमेशा बगल में बैठने वाले एक मुखिया है बगल के गांव के, और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अरुण गोप जी, उनके गांव से इनको बहुत वोट मिला है। मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के बहुत बड़े नेता हैं, वो जिला लेवल के, और उन्होंने अपना खान पान सब छोड़कर पूरा गाड़ी घोड़ा सब चुना भर उनके लिए बेदम हो गए, और मेरे गांव से बहुत वोट से वो जीते। आर्थिक मदद भी हुई। हाँ, मेरे गांव मेरी भाभी ताभी, मेरे भाई छोटा भाई वहाँ का पैक्स अध्यक्ष है, भाभी मुखिया रही है कई वर्षों तक, और वो सब
पूरा गांव का वोट, मेरे गांव का मुसलमान का भी बहुत वोट इनको पड़ा है। आप खुद विधायक प्रत्याशी और रहे, आप कितना और मदद किए और, पार्टी के और, गाइडलाइन से और हट के? मैं पार्टी के गाइडलाइन को तोड़ करके मैं उनको वोट किया। हालांकि मैं सीतामढ़ी शहर से ही चुनाव लड़ा था, देवेश सदर चंद्र से सदर से ही, सीतामढ़ी नगर क्षेत्र से ही मैं लड़ा चुनाव। 2010। 2010 में 48,000 वोट आया, बहुत कम वोट से हम पराजित हो गए। हम्म, फिर भी जिन लोगों ने मुझको वोट दिया, ना नहीं दिया। दिया, मैंने अपने अभिवादन में सबको कहा कि भले ही कागज पर मैं हार गया हूं, लेकिन सीतामढ़ी के लोगों के दिल में मैं अपना जगह जीत बना ली। दर्ज कर दिया हूं। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता, गरीब घर का बेटा, एक मास्टर का बेटा 48,000 वोट पा लिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ा तोहफा था, सम्मान उपलब्धि था। है। मेरे लिए वही उपलब्धि थी। मैं तो एक बौद्धिक व्यक्ति था, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, छोड़ करके राजनीति में आया, फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, एकेडमिक आदमी हूँ। लेकिन उसी एकेडमिक तौर पर मैं इनको भी देखता था, बड़ी इंटेलेक्चुअल इनपुट के आदमी हैं हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी। आज भी मुझको दुख हो रहा है कि उनके मुंह से ये कैसे निकल गया, बार बार हमको ऐसा लगता है। चुनाव जीतने के बाद से आपने कभी देवेश चंद्र ठाकुर जी को नहीं, फोन मैंने किया कि उनको नहीं? बधाई देने के लिए फोन किया था, संजोग से नहीं लगा, चूंकि व्यस्त रहे होंगे। मैं बधाई देने के लिए उनको फोन किया था, लेकिन नहीं रहे अब होंगे। ट्यूनिंग ऐसा रहेगा, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो जो देवेश चंद्र ठाकुर से आपका स्वाभिमानी या आपका जो व्यक्तिगत लगाव था वो रहेगा, वो या तो आप था, वो जो तो आप जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, वो संबंध नहीं टूट सकता है। वो संबंध जो हम लोग का मित्रवत या पुत्रवत पितावत जो भी कहिए, बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में कहिए, जो भी रहा हो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए वाली बात। अब वो तो धागा, जो प्रेम का धागा था, वो टूट चुका है। अब जुटेगा तभी जब वो माफीनामा मांगते हैं। नहीं तो अब मांगेंगे तो नहीं जाएंगे। नहीं मांगेंगे तो धागा जुटेगा भी नहीं, और माफी मांग भी लेते हैं तो गांठ तो पड़ी रहेगी, तब पहले वाला जैसा संबंध तो रहेगा दिखेगा। नहीं। दिखेगा, गांठ तो बिल्कुल। दिखेगा। चलिए। और वो समाज के सभी लोगों में वो गांठ दिखेगा। हम्म, जिन लोगों ने इनको विधान परिषद के चुनाव में, मैं बताता हूं आपको कि सबसे अधिक कुशवाहा, जादव और मुसलमान के लोग ही इनको चारों बार इनको स्नातक लोग इनको सदन में पहुंचाने का काम किया। कहां से ये, किस तरह से ये बयान दे रहे हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी का भूत इन पर सवार हो गया, कौन धर्म का भूत इन पर सवार हो गया है। लगता है वे आपा खो बैठे हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। मैं मानसिक संतुलन खो बैठे ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन वो आपा अपना खो बैठे हैं, कोई भूत उन पर सवार हो गया है, मैं यही कहूंगा। चलिए, तो ये बातें हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जिस तरह से बोले हैं वो वैसे व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से बहुत बढ़िया से जानते हैं। 2010 में ये वहां से चुनाव लड़े हैं, सीतामढ़ी सदर से चुनाव लड़े, और ये व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वैसे नहीं है। लेकिन ये चुनाव पहली बार जीतने पर, एमपी बनने पर इस तरह का भाषा बोलना, कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई आदमी, जैसे ये कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति, हम ये नहीं कहेंगे कि खो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपा अपना खो दिए हैं। बाकी देवेश चंद्र ठाकुर के प्रतिक्रिया पर इन्होंने एक लेटर लिखा है राष्ट्रपति साहब को, और लिख करके ये कह रहे हैं, राष्ट्रपति साहिबा को लिख करके कह रहे हैं कि इन्हें माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं, ओथ ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं, और शपथ लेने के बाद अगर वो क्षेत्र में आएंगे तो हम लोग उनके घर का घेराव करेंगे और आने वाले समय में उन्हें माफी मांगना होगा। इन्होंने जब फेसबुक लाइव करके कहा, तो फेसबुक लाइव के बाद उन्होंने सीतामढ़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बातों को तोड़ मरोड़ करके कह रहे हैं, मतलब कि कान को छूना ही है, डायरेक्टली नहीं छूना है, इसे घुमा करके फिर छूना है, पकड़ाए भी ना। आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।